अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो अब हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो है वो आप लोगों को भी खुद भी पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन एटलीस्ट मैं खुद समझ कर पढ़ रही हूँ असल में तो। और उसमें आप लोगों को भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा तो आप लोग फ़ायदा ही हो जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा बहरहाल किसी सूरत में भी। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के BS ज़ूलॉजी के। और उसमें हमारे पास इस बार मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं और वो मुझे अच्छे से करने हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया, हमने आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने LMS इंटरफेस पर। हमारा इंटरफेस ये रहा। अब हमने अभी जो हमने पढ़ना है वो है ZOO 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। सही है, तो हम आ जाते हैं इसके लेक्चर्स पर। तो हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया हुआ है इसका। ठीक है, हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट लेक्चर पर। हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, चलें कि जब तक कि लोड हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स इसको जनाब हमने पिछले वीडियो में ये सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसकी रीडिंग भी हमने कर ली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर अब हमने डन लिखना है। सही है, इसके अंदर व्यू कंप्लीट हो गया नहीं हुआ ये मार्क नहीं हो रहा, इसलिए हम डन लिखेंगे। इससे हमारा निशानी रहेगी कि हमने ये काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने जाना है नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, बस आने ही वाला है नेक्स्ट टॉपिक और ये आ गया। जी जनाब, इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजीज 2। अब पहले तो हमारी रीडिंग है यहाँ पर, फिर वीडियो है और पोस्ट असेसमेंट है। हम सबसे पहले वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें पहले वीडियो देखते हैं। चलें जी, मैं भी वीडियो ओपन कर रही हूँ तो मैं भी अच्छी तरह से सुनूँगी और फिर उसके बाद जब हम रीड करेंगे तो आपने देखा ना पिछले लेक्चर में जब मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता रही हूँ। पिछले लेक्चर में जब मैंने खुद स्टडी किया है आपके सामने आपके साथ ही, तो मैंने पहले वीडियो सुनी, तो उसके बाद जब मैंने रीड आउट किया PPTs को तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं अच्छे से। चलें जी, मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ, आप भी सुने ध्यान से और मैं भी सुनती हूँ। ये पढ़ी होगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल नंबर 2। बेसिकली जो मॉड्यूल नंबर 1 था उसके अंदर हमने देखा टेक्सोनॉमी के बारे में, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। अब हम सिस्टमैटिक्स के बारे में देखेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या है। बेसिकली सिस्टमैटिक इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। बेसिकली इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को भी स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बेसिकली सिस्टमैटिक्स की जो टर्म है ये सिम्पसन्स ने इंट्रोड्यूस करवाई 1961 के अंदर। सिम्पसन एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे कोलंबिया के अंदर। इन्होंने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स को हम ना सिर्फ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं बल्कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम रिलेशनशिप्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। अब जो सिस्टमैटिक्स है इसके
एम क्या है? बेसिकली इसका पहला एम ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानें, डिस्कवर करें कि कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हमारे ज़मीन पर मौजूद हैं। दूसरा जो इसका एम है, टू प्रोवाइड ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। जो तीसरा इसका एम है, टू प्रोड्यूस ए कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसका जो लास्ट एम है, डेमोन्स्ट्रेट एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी है। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में स्टडी करते हैं कि कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे ज़मीन के ऊपर। इसी तरीके से जो टेक्सोनॉमी है जिसके बारे में हमने मॉड्यूल 1 के अंदर भी डिस्कस किया कि बेसिकली इट इज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसका जिक्र भी हमने मॉड्यूल 1 के अंदर किया था कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी आसान भी हो और कन्वीनियंट भी हो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कंपोनेंट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं। इसमें जो एक कॉमन मेथड है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को जब नाम देते हैं तो इसके नाम के दो हिस्से होते हैं। इसका पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है जबकि दूसरा नाम उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है। इसमें होमो जीनस और सैपियन स्पीशीज है। इसी तरीके से फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है राना टेग्रीना, तो राना यहाँ पे जीनस है और टेग्रीना उसकी स्पीशीज है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बायोजियोग्राफी। बेसिकली बायो लाइफ, जियो जमीन और ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी ज़मीन के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो स्टडी है उसको बायो जियोग्राफी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। और आखिरी जो कंपोनेंट है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम उन तमाम प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो कि एवोल्यूशन का सबब बनते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर डाइवर्सिटी आती है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, इसी तरीके से हम स्पीसिएशन की बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कैसे इवॉल्व होती है। क्या एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर जब तब्दील होती है तो पहली स्पीशीज खत्म हो जाती है, या पहली स्पीशीज भी मौजूद रहती है और उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है कैटेगरी। कैटेगरी बेसिकली एक लेवल है, एक रैंक है, एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम से लेके स्पीशीज तक हम मुख्तलिफ उसके रैंक्स रखते हैं, तो इसमें जो हर रैंक है, हर लेवल है, एक कैटेगरी कहलाता है। ये कैटेगरी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। एक कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा टैक्सॉन हो सकते हैं। अगर आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो यहाँ पे किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज तक जो है डिफरेंट रैंक्स दिखाए गए हैं। ये तमाम रैंक्स कैटेगरी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो टैक्सॉन है। टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन बेसिकली एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में मिलते जुलते हैं। ये एक रियल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है जैसे कि कैटेगरी होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉन्ग बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स, इसी तरीके से वर्टिब्रेट का ग्रुप, ये सारे के सारे टैक्सॉन है। इसी तरीके से अगर हम देखें रॉबिन्स, रॉबिन्स एक बर्ड्स का ग्रुप है तो ये भी एक टैक्सॉन है। लेकिन अगर हम रॉबिन की स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज एक कैटेगरी है। बेसिकली जो टैक्सॉन है ये एक कंक्रीट ज़ूलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि जो कैटेगरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जो कि एक लेवल या एक हायरार्की के अंदर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो गई है। तो आई होप आप लोग को भी समझ आई होगी, मुझे भी समझ आ गई है। तो अब हम कर लेते हैं रीडिंग। ओके, वीडियोस हमारी आ गई, अब हम वीडियोस पे चल लेते हैं। चलो अब हम इसको कर लेते हैं। चलो ओपन हो रही हैं, अब ये हो गई हैं जनाब ओपन। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ रीडिंग करूँगी क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन जो है ना, मैं पहले दूसरी जो वीडियोज़ हैं उनमें कर लेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गई है, इसलिए मैं स्मूथ रीडिंग करूँगी जिससे मुझे और भी काफ़ी समझ ज़्यादा आ जाएगी और दिमाग में बैठ जाएंगे काफ़ी पॉइंट्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक का हमारे पास है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इसमें भी हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है? सिस्टमैटिक्स अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1961 साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ एनी और ऑल रिलेशनशिप्स अमंग देम। अच्छा, ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक के बारे में बताया। अच्छा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ एनी और ऑल रिलेशनशिप अमंग देम। ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एट सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबिया। कौन है? सिम्पसन, ठीक है। उसके बाद एम्स ऑफ सिस्टमैटिक्स इन्वेंट वर्ड्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा एंड फाना। एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन टू प्रोड्यूस कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इसके एम्स है सिस्टमैटिक्स के, ठीक है। टू प्रोड्यूस कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड demonstrate evolutionary implications of biodiversity. So the component fields of systematics. Component fields of systematics are biodiversity, taxonomy, classification, nomenclature, biogeography, evolutionary biology. ये सर ने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। टैक्सन हमारे पास में इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1961 टैक्सन इज अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हायरार्किक क्लासिफिकेशन। सही होगा। ब्लू बर्ड्स, सॉन्ग बर्ड्स, वर्टिब्रेट रेफर टू ग्रुप्स ऑफ organisms. सही। Taxon always refers to concrete zoological objects. Species of robin is not a taxon but category. Robin is a taxon. सही हो गया, डन। बहुत अच्छे से आ गया, टॉपिक इज क्लियर नाउ। अब हमारे पास में हम वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम, वरना फिर ये ऑन रहेगी, ठीक है। इसकी आवाज़ होती है, डिस्टर्ब होते हैं। चलिए इनमें से बंद करके आप हम आ जाते हैं टेक क्विज पर। क्विज ले लेते हैं। पोस्ट असेसमेंट। द Carolus Linnaeus contributes dash contribution to taxonomy. कार्लस लिनियस की टेक्सोनॉमी में कितनी कंट्रीब्यूशंस हैं?
कंट्रीब्यूशंस। ओके ओके, फिर से रीटेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं 5th टाइम तो रीटेक कर रही हूँगी। ये अगेन वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। हमें याद हो गया 2 कंट्रीब्यूशन थे कार्लेस लिनियस की टेक्सोनोमी में, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिख लेंगे डन, हमारा सेकंड टॉपिक डन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चल लेते हैं आगे। हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 टॉपिक, लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर जो 3 है उसमें हमारे पास टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक्स इन बायोलॉजी। चलेंगे हम पहले सबसे सेम प्रोसीजर, हम पहले सबसे वीडियो को सुन लेंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद हमें काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे, उससे भी हमें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद फिर हम पोस्ट असेसमेंट कर लेंगे, उससे हमें उस टॉपिक का MCQ जो भी है वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। रीटेक करके हमें वो वाला MCQ याद होता है, तो जो कि हमें नहीं भी आता होता, ठीक है। ओके देन हम चलते हैं मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल के अंदर हम सिस्टमैटिक्स की जो एप्लीकेशंस है या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है इसकी कंट्रीब्यूशन को हम 2 हेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। तो मॉड्यूल 3 के अंदर हम थ्योरेटिकल बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरेटिकल बायोलॉजी के अंदर जो मेजर फील्ड है जहां पे सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है उसमें एवोल्यूशन है, उसमें इकोलॉजी है, उसमें मोलेकुलर बायोलॉजी है और उसके अंदर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन बेसिकली है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। एवोल्यूशन इज basically process by which plants and animals which are present today have been evolved from plants and animals which were present in the past. Basically इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स और एनिमल्स जो आज इस जमीन पर मौजूद हैं वो उन प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पुराने जमाने में मौजूद थे उसके अंदर तब्दीली से वजूद में आए हैं। वो क्या प्रोसेस था, उस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम जेनेटिक्स के हवाले से बात करें तो हम ये कहेंगे कि चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ ऑर्गेनिज्म्स के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो तब्दीली आती है, इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। बेसिकली एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम इसको कंपेयर करें अडेप्टेशन के साथ, तो अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तब्दीली आती है, चेंज आती है, मॉडिफिकेशन उनके अंदर होती है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चेंज होती है। तो बेसिकली अडेप्टेशन और एवोल्यूशन के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है कि एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब से जेनेटिक्स स्टार्ट हुई तो उसमें जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, बेसिकली टैक्सोनॉमिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अरेंज करने में हेल्प की। ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हेल्प टैक्सोनॉमिस्ट ने एवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर की है, किसी और ब्रांच के रिसर्चर्स ने नहीं की। बेसिकली जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं ये ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के अंदर हेल्प करते हैं ताकि उनकी स्टडी आसान हो। जो नेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर टैक्सोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
तो वो इकोलॉजिस्ट है या इकोलॉजी है। इकोलॉजिस्ट की टैक्सोनॉमिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर जितने भी सर्वेस होते हैं ये इनकम्प्लीट रहते हैं अगर जिस इलाके के अंदर सर्वे किया गया है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स उनको कंप्लीटली प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना किया जाए, और इनको आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प चाहिए होती है। और ये हेल्प इकोलॉजिस्ट को कौन प्रोवाइड करता है? ये टैक्सोनॉमिस्ट प्रोवाइड करते हैं। एल्टन 1947 के अंदर इसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि इकोलॉजी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हुई है इसमें जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जो सिस्टमैटिक्स के रिसर्चर्स जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं दे यूज मोलेकुलर डाटा टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ऑल्दो के जो मॉडर्न टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं उनको भी जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, और उस डाटा को यूज़ करते हुए फिर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट स्पीशीज़ की कन्फर्मेशन करते हैं। जैसे कि डीएनए बारकोडिंग जो कि एक पॉपुलर मेथड है, इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा जीन का पीस जिसकी लेंथ 652 बेस पेयर होती है, जिसको हम बारकोड भी कहते हैं, इसको यूज़ करते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनकी स्पीशीज को हम पहचान सकते हैं। लेकिन डीएनए बारकोडिंग भी उस वक्त तक कामयाब नहीं रहती जब तक हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल डाटा अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर मॉर्फोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर इवन हम बारकोडिंग के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई भी कर लें तो वो एक अननोन स्पीशीज रहेगी। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उनको प्रॉपर नाम देने के लिए ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर टूल्स होते हैं ये आसानी पैदा कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिस्ट उनको एक स्पीशीज के अंदर रखते हैं, लेकिन जब हम मोलेकुलर बेस के ऊपर उनको कैटेगराइज करते हैं तो पता चलता है ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमिस्ट जो है ऑल्दो कि इनकी जो स्टडीज़ हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करते हैं। इस बेस लाइन डाटा को बेस बनाकर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ठीक है, तो अब रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। रीडिंग में आपको पता है मैं स्मूथ रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो आ गया है ये contribution of systematics to biology can be studied under two heads: theoretical biology and applied biology. Okay, theoretical biology में क्या क्या? evolution, ecology, molecular biology, evolutionary biology. ठीक है, evolution is a process by which plants and animals that exist today have been
science of genetics, the study of evolution was carried out entirely by taxonomists. Virtually all major evolutionary problems were first pointed out and often solved by systematics. सही हो गया. Evolution. Taxonomist helps us categorize organisms so we can more easily communicate biological information. No other branch of biology has made greater contribution to our understanding than systematics. Ecology. No through ecological surveys can be conducted without the identification of all species that are of ecological significance. Alton in 1947 acknowledged the progress in ecology depends upon accurate identifications of species. सही हो गया. इसके बाद हमारे पास आया molecular biology. The molecular biologists use genetic data for establishing relationship among different organisms. ठीक है. However, they need assistance of traditional taxonomists for accurate results. सही हो गया. फिर उसके बाद हमारे पास DNA barcoding and taxonomist. सही हो गया. इसका मतलब है कि DNA barcoding एक प्रोसेस है, उसको यूज़ कर कर हम एक ये बारकोड है 624 या 625 में फाइनल कोड है, सर ने बताया जेनेटिक कोड, तो उसके बेस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, अच्छा समझ आ गई तो. अच्छा, और इसमें भी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं. दैट इज़ डन. ओके, अब चल लेते हैं प्रोसेस असेसमेंट की तरफ. कोर्स कर लेते हैं. ठीक हो गया जनाब. द कार्लेस लिनियर्स कंट्रीब्यूट्स डैश कंट्रीब्यूशन टू टैक्सोनॉमी 2 कंट्रीब्यूशंस. ठीक हो गया. चलो जी, इसको कर देते हैं सेव. कार्लेस लिनियर्स propose that there are dash broad groups called kingdoms into which whole nature could fit 3 groups. ग्रुप्स नहीं थे तो कितने ग्रुप्स थे? मेरे ख्याल में 3 थे. 2 हो सकते हैं फिर. कार्लेस लिनियर्स कंट्रीब्यूट्स 2 कंट्रीब्यूशन टू टेक्टोनिक. अच्छा ठीक है, तो 2 ही हो गए. अच्छा, कार्लेस लिनियर्स propose that there are dash broad groups called kingdoms in which whole nature could fit. होना तो 3 चाहिए, लेकिन प्लांट एंड एनिमल I guess. अच्छा, 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स सही होगा. फिर से रीटेक कर लेते हैं. होना तो यही दोनों है. कार्लेस लिनियर्स propose that there are dash broad groups called kingdom into which whole nature can fit 2 plants and animals. सही. उसके बाद LMS में बहुत स्लो वर्क करेगा. कार्लेस लिनियर्स contributes dash contribution to taxonomy 2. सही हो गया. इसके बाद हमारे पास डन हो गया. ओके डन. एक और बार लास्ट टाइम, ये हमारा लास्ट टेक है. ठीक है, लास्ट टेक कर लेते हैं जनाब. कार्लेस लिनियर्स कंट्रीब्यूट dash contribution to taxonomy 2 contributions. ठीक है, उसके बाद हम आगे चले गए. कार्लेस लिनियर्स propose that there are dash broad groups called kingdoms into which whole nature could fit 2 groups. अच्छा, अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं जनाब. अब हम लिख देते हैं डन, क्योंकि हमारा 3rd टॉपिक हो गया है डन. और अब हम चलते हैं आगे. हमारे पास 4th टॉपिक है. ठीक है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर कर लूँ. और ठीक है, प्री असेसमेंट ले लेते हैं पहले. सही है. कार्लेस लिनियर्स कंट्रीब्यूट्स डैश कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी 2. सही है. सही है. इसको हम एक ही बार लेंगे, फिर आगे चलेंगे. ठीक है, उसके बाद हम वीडियो अच्छे से सुन लेते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 4. इस मॉड्यूल्स के अंदर हम कंट्रीब्यूशंस देखेंगे कि जो टेक्सोनोमिस्ट हैं या सिस्टमैटिक्स किस तरीके से हेल्प करती है अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर. इस मॉड्यूल के अंदर हम सिस्टमैटिक्स की इम्पोर्टेंस
एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर देखेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर और पब्लिक हेल्थ के अंदर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर टैक्सोनॉमिस्ट कैसे हेल्प करते हैं। हमारी जो बेसिकली एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसके अंदर बहुत सारे पेस्ट मौजूद होते हैं, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं। अब एक टैक्सोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं या हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने में वो इंसेक्ट्स होते हैं लेकिन उनका रोल क्रॉप को या हमारे फॉरेस्ट को डैमेज करना नहीं है, बल्कि वो फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, वो हेल्प करते हैं क्योंकि वो नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं। लेकिन एक आम पर्सन इनको आसानी से पहचान नहीं सकता। बेसिकली जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं ये आइडेंटिफाई करके तो ग्रुपिंग करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो पेस्ट हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रीडेटर्स हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास पेस्ट और प्रीडेटर का डाटा अवेलेबल नहीं होगा हम इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते प्रॉपरली। क्योंकि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करना पड़ता है, हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। हम पेस्टिसाइड उस वक्त टारगेटेड यूज़ कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म पेस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रीडेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक जनरल पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो वो ना सिर्फ पेस्ट को मारेगा बल्कि उसके साथ साथ हमारी क्रॉप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेनिफिशियल हैं, जो कि फार्मर फ्रेंड हैं, जिनका हमारी क्रॉप को फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, उनको भी वो डैमेज करेंगे। तो लिहाजा जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर और ये डाटा प्रोवाइड करते हैं पेस्ट का और प्रीडेटर्स का, ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फार्मर्स जो है वो टारगेटेड कंट्रोल कर सकें। इसी तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर टैक्सोनॉमिस्ट कैसे हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? बेसिकली इसके अंदर हम नेचुरल ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म ये इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये वायरसेस भी हो सकते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेस्ट है उसका ओरिजिन क्या है। बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं जो लोकल होते हैं, नेटिव होते हैं। बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं जो नेटिव नहीं होते बल्कि ये एग्जॉटिक होते हैं, ये किसी दूसरे कंट्री से हमारे इलाके के अंदर आए होते हैं। ऐसे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर हम उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आमतौर पर ये प्रेफर किया जाता है कि प्रीडेटर भी उसी इलाके से हो जहाँ से पेस्ट का ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉपुलर एग्जांपल देखें तो एशियन सिट्रस सिलेट, ये एक इंसेक्ट है जो कि सिट्रस क्रॉप के ऊपर अटैक करता है, सिट्रस प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है और कैलिफोर्निया के अंदर इसने सिट्रस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बेसिकली ये जो सिट्रस सिलेट है इसका ओरिजिन एशिया से है। ये एशिया से यूएसए के अंदर गया। इसको कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि टेमेरेक्सिया रेडिएटा, जो कि एक पैरासिटिक वास्प है, इसको एशियन कंट्री से, पाकिस्तान से इसको यूएसए के अंदर ट्रांसफ़र किया गया और इसने सक्सेसफुली इस पेस्ट को कंट्रोल किया। क्योंकि बेसिकली जिस जगह से पेस्ट का ओरिजिन था वहीं से उसका नेचुरल एनिमीज इंट्रोड्यूस करवाया गया।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि पेस्ट कौन सा है और उसका ओरिजिन क्या है। इस किस्म की स्टडी एक टैक्सोनॉमिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट है या जो सिस्टमैटिक्स के जो रिसर्चर्स होते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल या ये जानने के लिए कि पेस्ट का ओरिजिन क्या है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं और उस पेस्ट की वजह से जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से टैक्सोनॉमिस्ट पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस कॉम्प्लेक्स है। एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया का काज करते हैं। बेसिकली ये एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 6 एनोफिलीज की स्पीशीज शामिल हैं। क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, तो शुरू में यही समझा जाता था कि ये एक ही स्पीशीज है। बहुत सारी एफर्ट्स की गई इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सका। बाद में जब टैक्सोनॉमिस्ट ने डिटेल स्टडी की तो ये पता चला कि ये बेसिकली ये तो एक स्पीशीज नहीं है, ये 6 स्पीशीज का एक कॉम्प्लेक्स है। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड है। बाद में ये पता चला कि इनमें से तमाम जो स्पीशीज हैं वो डिजीज के स्प्रेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इनमें से कुछ स्पीशीज इन्वॉल्व है। जब उनकी डिटेल स्टडी की गई तो पता चला कि इनका हैबिटेट डिफरेंट है। तो इसके हैबिटेट की स्टडी करके कि किस जगह पे वो पाए जाते हैं, जब टारगेटेड एक्टिविटीज़ की गई तो फिर इस डिजीज़ के स्प्रेड को रोका गया। तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ के अंदर भी जो टैक्सोनॉमिस्ट है उन्होंने अपना रोल प्ले किया। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ओके, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और हमने रीडिंग की तरफ जाना है। वीडियो पर प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल स्टॉप कर देंगे और अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। PPT इसको कर देते हैं डाउनलोड और just you have to wait for a second। उसके बाद फिर हम इसको खोल लेंगे और पढ़ेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है मुझे, तो आई होप अपने को भी आ रहा होगा।
species are virtually indistinguishable morphologically. They are isolated reproductively in part because they breed in different habitats. सही हो गया. इसके बाद taxonomists help to identify this particular sibling species for effective control at minimum cost. सही हो गया. तो जनाब काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए हैं. मेरे भी बैठ के, आपके भी आई होप बैठ गए होंगे. चलो चल देते हैं हम आगे चलते हैं. पोस्ट असेसमेंट लेते हैं. लेट्स सी क्या क्वेश्चन आते हैं. सो द सेम क्वेश्चन कार्लस लिनियस proposed that there are dash broad groups called kingdoms into which whole nature could fit. यहाँ पर दो हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड so our next question is being loaded. अब जनाब ये जब तक आ जाता है तब तक मैं आपको कहूँगी तब तक के मेरी सारी वीडियो देखें. आप लोग जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे. So let's wait for it. ये जल्दी हो जाए इसके लिए हम इसे रीलोड कर लेते हैं. आपको बता रही हूँ बहुत स्लोली वर्क कर रहा है. तो जनाब ये आ गया हमारे पास. हमने इसकी प्री असेसमेंट भी कर ली, वीडियो भी कर ली, रीडिंग भी कर ली. पोस्ट असेसमेंट का हम क्विज ले रहे थे. ठीक है, इस फर्स्ट क्विज को ही इतना टाइम लग गया. ये हम सबमिट नहीं कर पाए तो इसीलिए ये इनकरेक्ट था. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. हाँ जी, तो कार्लस लिनियस proposed that there are dash broad groups called kingdoms into which whole nature could fit. तो जनाब ये है टू. आगे चलेंगे. हाँ जी, the dash is a process by which plants and animals that exist today have been evolved from plants and animals of past. ये है जनाब एवोल्यूशन का प्रोसेस. ठीक है, ओके, दोनों करेक्ट हो गए. अब ओके, एक बार और ले लेते हैं. Hope for the best. Carlos Linnaeus proposed that there are dash broad groups called kingdoms into which the whole nature could fit. हाँ, यहाँ पर दो. ठीक है, उसके बाद फिर हम चल लेते हैं आगे. आई होप टाइम भी आ जाए. The dash is a process by which plants and animals that exist today have been evolved from plants and animals of past. ये है जनाब हमारा एवोल्यूशन. देखा, आप ऑप्शन शफल करके आ गए और ये दोनों करेक्ट. और बस इतना रीटेक लेना काफ़ी है, वरना फिर रिपीट हो रहा है. ठीक है, फिर हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो भी डन हो गया. ठीक है, हम इसको कर देते हैं डन. सही है. तो फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त. यहाँ तक देखने का आपका शुक्रिया. और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो गई मेरी इन टॉपिक्स की. आपकी भी होगी, आई होप सो. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.